ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, कि हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे, यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी धरोहर और विरासत के रूप में एक लंबे संघर्ष के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों ने बैठकर एक संविधान का निर्माण किया, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम यह पठन पाठन लक्ष्मीकांत, ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक चैप्टर स्पेसिफिकली जो है डेडिकेटेड है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है पढ़ने को, वो है कि लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान या भारतीय संविधान को विश्व की सबसे बड़ी लिखी हुई संविधान के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतना डिटेल्ड, इलाबोरेट और कंप्रिहेंसिव वे में इसको लिखा गया है कि यह पूरे के पूरे विश्व में सबसे बड़ी लेंथीएस्ट रिटेन लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आइए इसके पीछे कारण जानते हैं, आखिर क्या वजह रहा होगा इतने लंबे चौड़े संविधान लिखने के पीछे। हमारे जो संविधान निर्माता थे या फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जितने भी मेंबरान थे, आखिर उनके दिमाग में आखिर क्या ऐसा आया, किस वजह से आखिर इतने लंबे चौड़े जो है कह सकते हैं कि एक इतने मतलब विशाल देश के लिए इतना बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वह निर्माण करवाए और इनके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था। तो इस जो है ना सबसे पहला अगर फीचर है संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वह है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, टू फॉर्म ऑफ द कह सकते हैं एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक तो रिटेन और एक अनरिटन। तो रिटेन में जो है अमेरिकन जो मॉडल है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारे भारत के संविधान की तरह ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी लिखित संविधान है। इज दैट क्लियर? नाउ अबाउट द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ जो है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ बैठकर कोई जो है संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ जिसमें लिखा गया, लेकिन जो है अमेरिका में भारत की तरह ही जो है वहाँ 40 दिन में ही संविधान तैयार कर लिया गया था। मतलब वहाँ भी बैठ के मेंबर्स जो थे उन्होंने संविधान को बाकायदा लिखा, संविधान का निर्माण किया, जिस प्रकार से भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, ठीक उसी प्रकार। लेकिन यूके में वैसा कुछ जो है बैठकर इसकी कह सकते हैं ना कि एक डेलिब्रेट डिस्कशन या फिर मेंबर्स बैठकर स्पेसिफिकली संविधान लिखने के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन किया जाता है, ऐसा कभी भी यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ, बल्कि चार्टर्ड एक्ट के तहत या फिर जो भी प्रोक्लेमेशन होते गया धीरे धीरे वो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्म लेते गया और वहां इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? नाउ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन है। एक प्रकार से ये नहीं कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कोई नियम कानून ही नहीं, नियम कानून है, लेकिन जिस प्रकार से भारत के लोगों ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करके संविधान का निर्माण किया अमेरिका की तरह, उस प्रकार से वहां लिखा नहीं गया। तो दो फॉर्म, यहाँ इवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, यूके में। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उससे पहले जो है हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लिया कि यहाँ रिटेन है, यहाँ अनरिटेन है। इंडिया में जो है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कह सकते हैं कि पूरे के पूरे विश्व में, मैंने पहले ही बता दिया। ओरिजिनली जो है 1949 जब हमारा संविधान जो है पूरी की पूरी तरह से तैयार हो चुका था, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोगों ने इलेबोरेट जो है वे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें हम नहीं जाते, बस हम इस चीज के बारे में यहाँ जानेंगे कि इन 1949, ठीक है, 1949 को जो जब हमारा संविधान बनकर पूरी की पूरी तरह से तैयार हो चुका था, इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उस समय जो है हमारे संविधान में क्या क्या कंटेन करता था, क्या क्या था, वो था प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। उस समय इन 1949 एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, लेकिन वर्तमान समय में वह और भी बढ़ते गए और भी कह सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स और भी उसमें इंक्लूड किए गए, बहुत सारे शेड्यूल भी और उसमें इंक्रीज किया गया। वो कारण था फ्यूचर अमेंडमेंट्स। देखिए, हमारा संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में कहा जाता है,
लिविंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस लिविंग बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? लिविंग बीइंग जो है एक ऑर्गेनिज्म की तरह, मतलब वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसकी मतलब वृद्धि विकास, मतलब प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार संविधान का भी प्रोग्रेस होता है इन द सेंस कि अभी जैसे एक 50 साल पहले कोई आईटी नाम का कोई उतना चीज नहीं था, मतलब आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है तो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। फिर डाटा प्राइवेसी बिल, कभी उस समय मतलब आजादी के समय नहीं था कोई इशू, डाटा और प्राइवेसी क्या होता है, फेसबुक और सोशल मीडिया क्या होता है। अब जैसे जैसे समय, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, ठीक उसी प्रकार जो है नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं, नए नए जो है अमेंडमेंट्स आते हैं, संशोधन आते हैं, और उस संशोधन में कुछ एक्ट, कुछ बिल, कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस को जो है डिलीट कर दिया जाता है और कुछ चीजों को ऐड किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारे संविधान में जो आर्टिकल, अनुच्छेद है वो और बढ़ते गए और जो है हमारा शेड्यूल भी बढ़ते गया। तो अभी जो है कह सकते हैं कि जो उस समय, उस कार्यकाल में 1949 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय से अगर आज कंपेयर करें तो हमारा संविधान उससे और प्रोग्रेस में हुआ है एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, और धीरे धीरे वो विकास किया है। इसके शेड्यूल और आर्टिकल्स, अनुच्छेद वगैरह और बढ़ते गए हैं। तो सबसे पहला ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जो है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसके रीजन और कह सकते हैं ना कि फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, आखिर वो कौन से कारक थे जिसकी वजह से हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में, लिखित संविधान के रूप में जो है बनकर तैयार हुआ। तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो इंपॉर्टेंट जो है 4-5 फैक्टर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो फैक्टर बिहाइंड द इलिफेंटिसाइज, इलिफेंटिसाइज मतलब, एलिफेंटी मतलब बृहद साइज, बृहद मतलब हाथी की तरह, गज की तरह, हाथी कितना बड़ा विशाल होता है, ठीक उसी प्रकार आखिर व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड द इलिफेंटिसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 में है जियोग्राफिकल फैक्टर। देखिए इंडिया को अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, मतलब उधर हिमालय से देख लें, कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब आप देखो कश्मीर का कैसा जियोग्राफिकल फीचर्स है, मतलब एक लद्दाख रीजन वगैरह, या फिर कन्याकुमारी को देख लो, कोस्टल एरिया है, फिर कच्छ से एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ मतलब मरुस्थल की भूमि है, फिर उधर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी और माउंटेन इलाका है। तो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल और पूरे पूरे वास्ट, मतलब बहुत अपने आप में विशाल जो है एक भारत जो है एक विशाल देश है। तो इसको देखते हुए, इस जियोग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए जो है किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को एकत्रित रखना है, किस प्रकार से उसे कह सकते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो फॉर्मूला थी, सबको एकजुट रखना है। तो उन तमाम जो है फैक्टर को देखते हुए और वास्टनेस और डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारे संविधान को जो है पूरे इलॉबोरेट मैनर में, पूरे कह सकते हैं ना कि एक अच्छी तरह से उसमें विवरण करके, डिस्क्राइब करके इसे लिखा गया है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई अड़चने पैदा ना हो, ऐसा कोई विवाद, ऐसा कोई समस्या क्रिएट ना हो, ताकि जो है भारत के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड एंड क्लास हैं, उसके बीच में, उसके मध्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। इस कारण जो है इस ज्योग्राफिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए जो नियम्स एंड कानून बनेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, शायद वो कोस्टल एरिया के लिए वैसे एकदम इक्वल नहीं होंगे। अब कोई नॉर्थ ईस्टर्न के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, कोई ट्राइबल एरिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, तो सेम वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है प्लेन एरिया वालों के लिए वो अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसिटी, सराउंडिंग, एनवायरमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन के हिसाब से इवॉल्व करता है और उसका इन्फ्लुएंस उसमें होता है। तो इस प्रकार से है, ज्योग्राफिकल एरिया पूरा वास्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए भी डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। इस कारण जो हमारा संविधान थोड़ा बहुत आगे जो है कह सकते हैं ना कि बड़ा हो गया। आगे हिस्टोरिकल फैक्टर, सभी को मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आई थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर्ड एक्ट, काउंसिल एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जितने भी एक्ट वगैरह थे, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में हम लोग सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है चैप्टर 1 में ही था लक्ष्मीकांत का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे है, ये अपने आप में जब आया था तो बहुत सारे एक्ट एंड प्रोविजन जो है ना, हमारे जब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम
कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के जितने भी प्रोविजंस थे उसका उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो जो अच्छा लगा उसे रखा और जो जो अच्छा नहीं लगा उसे स्क्रैप कर दिया। साथ साथ जो है ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है मोर देन 60 देशों से अधिक जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया है। रीड इन द सेंस कि जैसे कनाडा का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे ना उसको एक बार पढ़ा गया, उसको अध्ययन किया गया और उससे जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे, उस अनुच्छेदों को उससे लिया गया, मतलब उसे ग्रहण किया गया। जैसे प्रीएम्बल कहीं से लिया गया, प्लानिंग की कह सकते हैं कॉन्सेप्ट कहीं से ली गई है, फिर प्रेसिडेंशियल है, रियल पावर है, डिफैक्टो, मतलब जो जो चीजें हैं, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट प्रोविजंस को कह सकते हैं कि एसिमुलेट किया गया, उसको आत्मसात किया गया। तो इस कारण से भी हमारा जो है हिस्टोरिकल फैक्टर होने की वजह से जो है मतलब अतीत जो हमारा किस प्रकार का रहा, जितने पहले कॉलोनियल जो रूल है वहां से जो कॉन्स्टिट्यूशन और कह सकते हैं कि प्रोविजंस जो इवॉल्व होते हैं चार्टर्ड एक्ट, काउंसिल एक्ट के तहत, और बहुत सारे जो है देशों के संविधान से भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आगे है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत, मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी डाइवर्सिटी और कह सकते हैं कि एरिया बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ भारत को जो है डिफरेंट सब यूनिट में मतलब डिवाइड किया गया है एज ए स्टेट के रूप में, यूनियन टेरिटरीज के रूप में, ठीक है। और उसके लिए जो है एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। तो अब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सेंटर के लिए है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट के लिए भी है। तो स्वाभाविक सी बात है, कम से कम कह सकते हैं कितने 29-30 स्टेट हो गए, फिर 7-8 से यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो इतने यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और फिर सेंटर केंद्र को मिलाकर कितने रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाएंगे। और डिफरेंट स्टेट के अपने अकॉर्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए कह सकते हैं कि सहूलियत दी गई है। बट मोर और लेस जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए वो संविधान के एक ही संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है सेंटर और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होने की वजह से जो है डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को इंक्लूड किया गया है। जैसे अब देख लो छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये ट्राइबल बेल्ट है, तो ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल के रिसोर्सेस या फिर वहां के कल्चर्स, ट्रेडिशन को देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हों। ठीक, उसी प्रकार प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, फिर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का वह भी डेजर्ट है लेकिन वो ठंडा डेजर्ट है। तो डिफरेंट रीजन होने की वजह से, डिफरेंट स्टेट्स होने की वजह से, और सारे स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से जो है डिफरेंट जो है प्रोविजन को इंक्लूड किया गया संविधान में। और एक ही संविधान था, संविधान एक होने की वजह से ही अपने आप में बहुत वास्ट हो गया। Now, dominance of the legal luminaries in Constituent Assembly, कहने का मतलब है देखिए भारत का संविधान बन रहा था उस वक्त उसके जो मेम्बरान्स थे बहुत अधिक जो है उसमें डोमिनेशन मतलब प्रभाव या प्रभुत्व कह सकते हैं वह लॉयर्स वगैरह, एडवोकेट वगैरह का था, मतलब वकीलों की इज्जत था। अब देख लो सिंपल सी, महात्मा गांधी एडवोकेट थे मतलब वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, राजेंद्र प्रसाद वकालत कर रहे थे, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब जितने भी लगभग थे मोर और लेस कह सकते हैं ना कि वो एक वकील थे या फिर लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो इसलिए उनकी जो कह सकते हैं कि एक होती है मानसिकता, लीगल जो भी एडवोकेट वगैरह होते हैं कि वो कोई भी चीज को ना एकदम सही तरीके से डिफाइन करें ताकि भविष्य में उसका इंटरप्रिटेशन करने में कोई समस्या ना हो, उसका सही तरीके से डिस्क्रिप्शंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसका सही तरीके से अगर कोई भी एक चीज को अच्छे तरीके से प्रोविजन बाय प्रोविजन, आर्टिकल बाय आर्टिकल अच्छे से इलाबोरेट एंड कह सकते हैं कंप्रिहेंसिव मैनर में अगर उसे पूरी की पूरी तरह से इंटरप्रेट किया जाए, अच्छे से लिखा जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बड़ा हो ही जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लीगल ल्यूमिनरीज की वजह से भी हमारा संविधान जो है बहुत ही लेंथीएस्ट हो गया। आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। देखिए जो भी जितने भी देश के संविधान आप देख लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, हर एक संविधान में आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ मिलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं वो आपको मिलेंगे।
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भारत के संविधान में क्या है कि वो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के बारे में भी डिस्क्राइब करके बताया गया है। इन द सेंस कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है किस प्रकार से फंक्शन करना चाहिए, प्रशासनिक जो कार्य कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो उसके क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, किस प्रकार वो रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स कराएगी, उसे इंप्लीमेंट कराएगी, इन तमाम चीजों की जो है अच्छे से व्याख्या की गई है, अच्छे से इसका विवरण दिया गया है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो गवर्नेंस के होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो है डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इंक्लूड करने की वजह से हमारा संविधान जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आगे है ऑर्डिनरी प्रोविजन ऑल्सो इंक्लूडेड, और कुछ जो ऑर्डिनरी प्रोविजन होते हैं, जो सामान्यतः जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनकर तैयार हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्डिनरी प्रोविजन जो होते हैं उसको अक्सर जो है छोड़ दिए जाते हैं। एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि समय के साथ सब ये खुद ही मैनेज हो जाएगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ऑर्डिनरी प्रोविजन, सामान्य कानून भी थे ना, उसे भी संविधान में जो है समाहित करने का प्रयास किया गया है और इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इस कारण से हमारा संविधान जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो हियर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड there were many factors behind elephantine size of our Indian Constitution। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये पहला फीचर्स था। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से किन किन देशों से संविधान को बोरो किया गया है, किस प्रकार से हमारे देश में जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, किस प्रकार से हमारा जो है संविधान का फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार से मतलब जितने भी जो है ना फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।